चंद्रशेखर जी, कैसे हैं आप और किधर हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा ये नोएडा, और गुर्जर समाज की राजधानी भी है दादरी, ये पूरा क्षेत्र इसी में हूँ और अच्छा हूँ। और आपके प्रोग्राम को सुन रहा था अभी, और अगर कोई परेशान हो, पीड़ित हो, तो आपका प्रोग्राम सुन ले तो कम से कम वो मुस्कुरा जाएगा। इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, अगर कोई परेशान हो, पीड़ित हो तो खुश हो जाएगा। मुझे देख के अच्छा लगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात कही कि खुश हो गए आप, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्से में रहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। कोई गलत काम होगा तो गुस्सा भी आएगा, और कोई अच्छा काम होगा तो खुशी भी होगी। अभी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो जब अच्छा नहीं होगा तो फिर गुस्सा ही आएगा, और जनता का गुस्सा आना बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, एक तस्वीर देखने को मिली जहां पर अखिलेश यादव लाल टोपी लगाए हुए थे, राजभर साहब उन्हें पीला पटका पहना रहे थे। तो लाल और पीला 2022 में ये नीला पटका कहाँ है? आप सुन नहीं पा रहे हैं मुझे? आवाज कम हो रही है थोड़ी सी। ये बताइए जी, 2022 में, अभी 2 घंटे पहले ही ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि बात चल रही है मेरी। क्या बात हुई? क्या गुफ्तगू हो रही है? गुफ्तगू नहीं है, राजनीतिक लोग बात करते हैं। अभी तो यहाँ देखो अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हुए नहीं, थे। आप अपनी बात कीजिए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक लोग बात करते हैं और करना भी चाहिए। देखो, मेरी समझ में जो राजनीति आई है, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं तो अभी आया और सीख रहा हूँ। और मेरी समझ में यह आया कि सत्ता हो या विपक्ष, बात होनी चाहिए जनता के मुद्दों पे, और दोनों का काम होना चाहिए। पॉलिटिक्स व्यापार नहीं होने चाहिए, जो अभी बनी हुई 24 घंटे पॉलिटिक्स, दंगा कराओ, फसाद कराओ, झगड़े कराओ, इतिहास बदल दो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सबका काम हो, चाहे 12 घंटे करें पॉलिटिक्स, लेकिन एजेंडा हो कि ये समस्या ये दूर करनी, सब लोग बैठ के करेंगे। ये तो नफरत की सियासत उत्तर प्रदेश में ऐसी है, देश में ही है, कि अगर सरकार किसी और की और विधायक कोई और पार्टी का जीत जाए तो उस क्षेत्र में काम ही नहीं कराती सरकार, तो वहां की जनता का क्या दोष है भाई? कुछ लोगों ने तो वोट दिया होगा। बुरी हालत है, इसको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए हम लोग, और हम सुधारेंगे। तो 2022, सीधे सीधे एक सवाल, किसके साथ जा रहे हैं? सब तो इधर उधर हो गए, आप किसके साथ जा रहे हैं? 2022 उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ जा रहे हैं, जनता के साथ जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जा रहे हैं, मजदूरों के, किसानों के, मजलूमों के साथ जा रहे हैं, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन पहले तो मैं इतनी जल्दी किसी के प्रोग्राम में जाता नहीं, क्योंकि मेरे पे समय की वो रहती है, लेकिन अब न्यूज 18 वाले बहुत अच्छे लोग हैं तो मैं जल्दी आ गया। लेकिन जिस प्रोग्राम का जो नाम है ना, पिछले पूरे सेगमेंट में मैंने एक बार एक आध इशू को छोड़ के पश्चिम पे कुछ सुनाई नहीं। मैं पश्चिम से आता हूँ, बहुत बुरा हाल है पश्चिम का। मैं अपनी जिंदगी का एक वाक्य आपको बताता हूँ जी। मैं जब स्कूलिंग कर रहा था ना, इंटर कॉलेज तक, हमारे यहाँ तमाम पार्टियों के नेता आते थे, सरकारें बदलती थी, और बच्चों की मांग आती, सर इसको इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनवा दो, और एक बच्चों के लिए अलग से विद्यालय बनवा दो, महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज। आप विश्वास कीजिए, मैंने 8-10 साल गुजारे, कुछ नहीं हुआ। सब लोग आते, वादा करके चले जाते 26 जनवरी 15 अगस्त पे, और हम स्टूडेंट थे तो ऐसे मुंह ताकते रह जाते कि नेताजी कुछ करेंगे। नेताजी कुछ करना ही नहीं। तो इसलिए हमें लगा कि जब उनको करना नहीं तो हमें करना है। तो अब हम मैदान में आए कि हम करके दिखाएंगे, और अगर हम नहीं कर सकते, देश का नौजवान नहीं कर सकता, वो नौजवान जो देश की सीमा की सुरक्षा करता है, तो फिर कोई नहीं कर सकता। भ्रष्ट लोग नहीं कर सकते, अच्छे लोग कर सकते हैं, तो अच्छे लोग करेंगे। अच्छा, स्ट्रेट टॉक के लिए आप जाने जाते हैं, तो सीधे सीधे बता दीजिए कौन जिम्मेदार है इस हालत के लिए? सब लोग, जितनी सरकारें अभी तक रही हैं। 71 साल के लोकतंत्र में बताइए कितने लोगों के जीवन में खुशहाली आई है? ये नोएडा है। इसमें अब आप पिछले 4.5 साल पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सवाल तो बीजेपी से करना पड़ेगा, सरकार उनकी है। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश पश्चिम की एक मांग थी, लगातार चल रही है, कि भाई मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बन जाए, आम जनता को परेशानी होती है। सरकार काम है जनता की परेशानी ठीक करना, नहीं हुई। जनता की मांग थी इंडस्ट्रियल एरिया, 4.5 साल में लगाओ तो कहीं आप बता दीजिए नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? किसान, गन्ना किसान सबसे ज्यादा वेस्ट में है, और हाथ फैलाते रहते हैं कि भाई दाम बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो। अब मैं उनके बीच जाता हूं, सरकार तो कहती जितनी पेमेंट हमने की उतनी कोई और कर ही नहीं पाएगा कभी। और कितना कर्ज है सरकार के ऊपर ये भी बता दो, 12,000 करोड़ के लगभग का है। इतने का तो ब्याज नहीं दे पाएगी सरकार। ये सच ये है
मैं गन्ना किसानों से भी मिला था अभी, मैंने कहा भाई क्यों उनके भरोसे बैठे हो जिनको करना नहीं है, हमारे साथ आओ, जो गन्ने का मोल तुम्हारा बैठेगा वो देंगे हम जिम्मेदार। तालियां मिल पाती हैं लेकिन वोट नहीं, क्यों? अभी तो मैं आया ही हूँ। नहीं आप नहीं, लेकिन आप दूसरों के लिए बोल रही, मेरे लिए नहीं बोल रही, मैं तो आया हूँ अभी। मेरा कोई पहला चुनाव एक ही लड़ा, 13,500 वोट पड़े, बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हमसे पीछे थे, अभी बुलंदशहर उपचुनाव लड़े थे, अब लड़ेंगे जब इस रिजल्ट के बाद आप मुझे दोबारा बुलाइएगा। कितनी सीटों पर? सभी पे लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, हमारा तो संगठन, देखिए चुनाव लड़ने के लिए चाहिए संगठन। चुनाव लड़ने के लिए दूसरे दल तैयारी करते हैं कि झगड़ा कहाँ होगा, दंगा कहाँ होगा, फसाद कहाँ होगा, कहाँ जो है किसी का इतिहास बदल के, जैसे यहाँ दादरी में बदल दिया, गुजरों का जो इतिहास था उसको किसी और के नाम कर दिया, जातियां भिड़ जाएं, इस तरह का जो काम करते हैं ना वो दल, उनको चिंता होनी चाहिए, हमें चिंता नहीं है। हमें ये पता है पश्चिम एक धरती है, मेरठ जिसमें बहुत बड़ी जगह है, क्रांति धरा है, धन सिंह कोतवाल गुजर साहब 1857 क्रांति की लड़ाई लड़ी, माता दीन वाल्मीकि साहब और पथिक साहब, इतना बलिदान दिया है यहाँ तमाम जाति धर्मों के लोगों ने, ये क्रांति धरा, यहाँ से हमेशा परिवर्तन होता है, इस बार भी होगा। अच्छा, पश्चिम पर खास फोकस है आपका? नहीं, मैं यहाँ से आता हूँ, उनकी बात करनी पड़ेगी, इसीलिए अगर इनके हितों की रक्षा भी नहीं कर पाया तो मेरी राजनीति का क्या फायदा। लेकिन बीजेपी कहती है दलितों और वंचितों की बात करते हैं, दलितों और वंचितों की बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताइए मेरी क्या लड़ाई है, किसी से बताइए। और बीजेपी क्यों कहती है, अभी तो आप कह रहे हैं कि वोट पड़ेंगे, बीजेपी इसलिए कहती है क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी है तो जो जाति का दंगे आप कराते हो, जो हिंदू मुसलमानों बंटवारा कराते हो, वो नहीं करा सकते, ये आदमी खड़ा हो जाता है सीना तान के, वो ये बात आप भी जानते हैं वो भी जानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगाए जाते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी जो कहती है एक चीज साबित करके दिखाए। मैं अगर लड़ाई अगर अपनी लड़ रहा होता तो मैं 16 महीने में तो सरकार पे झुका, मैं राशुका लगा के रखा मेरे ऊपर, उसके बाद 2 बार मैं तिहाड़, जो दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी जेल, 2 बार तिहाड़ होया, तो मैं कौन सी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ूंगा। मैं तो एक किसान का बेटा हूं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का, दर्द जानता हूं लोगों के, अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। और अगर सरकार को इतनी वो है तो सरकार अपने आप इनका हित कर दे। आप जाके तो देखिए, जब मैं जिस क्षेत्र से आता हूं ना, वहां आज भी पीने के पानी के लिए 8-7 किलोमीटर महिलाओं को, बच्चों को सर पे घड़े उठा के ले जाने पड़ते हैं। ये किया है 71 साल में विकास तमाम दलों ने, तो मुझे उनकी चिंता है और मुझे पता है पश्चिम को तो अछूत समझ लिया है, सोचते हैं इधर इंसान रहते ही नहीं है, इधर तो जो है नौजवानों को रोजगार करने का अधिकार ही नहीं है। पेपर कराते हैं पश्चिम के बच्चे का, पूर्वांचल में लगाते हैं, पेपर छूट जाता है तो बच्चे परेशान रहते हैं। तो जो बुनियादी काम है वो करना पड़ेगा और सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग हैं, हम कराएंगे। तो इस बार आप आगे आ रहे हैं? जी, मैं पहले भी आगे ही था, हमेशा आगे रहता हूँ जी। लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ, कोई साथ नहीं, आजाद सियासत नहीं, जनता को साथ लेके तो लड़ेंगे, क्योंकि यही तो मान जनता जिनको वोट करनी है, ये जिसके साथ खड़े जाएंगे वो नेता बन जाएगा। जनता से नेता होता है, नेता से कोई जनता नहीं होती। और ये बदलते रहते हैं, जब इनके हितों की रक्षा नहीं होती तो ये बदलते रहते हैं। अब जनता बदलाव चाहती, बदलाव नहीं चाहती तो आप बताइए मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ पा रहे दादरी? आए दादरी, स्वागत करने के लिए बैठे हैं दादरी के लोग, याद रहेगा मुख्यमंत्री को। जनता नाराज है, किसान के पास लेकिन इसी मुख्यमंत्री ने तो मिथक तोड़ा था नोएडा आकर। जी, मुख्यमंत्री योगी ने मिथक तोड़ा था नोएडा आकर। भिड़वा तो गए यहाँ जाते को आपस में, झगड़ा करवा गए। और इतना प्राचीन कालीन इतिहास है गुर्जर समाज का, उसको कमजोर कर गए, कमजोर कर रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? इतिहास बदलने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो उनके महापुरुष थे। महापुरुष किसी जाति के थोड़ा ही होते हैं, मगर उनकी जाति क्यों बदल रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यही है कि वो माहौल देखते हैं कब जो है किस मुद्दे पे बात करनी, किस पे नहीं करनी है। तो ये चंद्रशेखर आजाद क्या माहौल देख रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? देखिए बहन, हमारा संगठन पूरे 403 विधानसभा पे है। अभी जहां लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी ना, कुचले गए थे, उस गांव में भी हमारा संगठन है। गुनिया में, वहां उसका जो गांव का प्रधान है, वो मैं ऑन चैनल कह रहा हूं, वो हमारे जिले का मीडिया प्रभारी है, उसमें भी हमारी यूनिट है। हमारी यूनिट है सब जगह, और संगठन चुनाव लड़ाता है, नेता नहीं लड़ाता है। नेता तो सिर्फ प्रत्याशी बनता है। अगर जो ये नेता यहाँ मंच पे बैठ के आपस में मजबूती से हंस के बात कर लेते हैं, कमरों में बात कर लेते हैं, जब सदन में मिलते तब बात कर लेते हैं, इनका जो कार्यकर्ता है ना वो आपसे दरार पाल लेता है। राजनीति को दरार के लिए थोड़ा ही है, आप भाईचारा बना के रखो, चुनाव आते जाते रहते हैं। यही नहीं पता आज जो नेता इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा। 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? पूरी 403 पे भी लड़ सकते हैं, जो पार्टी हमारे नेता बैठे हैं, लड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात हो गई ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि चुनाव कब होंगे, तारीख बताइए।
चुनाव तो अगले साल की शुरुआत में ही हो जाएंगे। हाँ, तारीख बता दीजिए। आप एग्जैक्ट मुझसे पूछ रही हैं, मैं आपसे एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ, तारीख बता तारीख दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। तो हमारे पास ये लोकतांत्रिक पार्टी है। आप तैयार हैं 403 सीटों पर लड़ने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अगर गठबंधन की बात आएगी तो मेरी पहली प्रायोरिटी माननीय बहन जी रहेगी, हम उनके साथ जाके चुनाव लड़ना चाहेंगे। क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूं किसी जिले में तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता मेरे पास आके मुझसे कहते हैं कि भैया मिलके लड़ लो, नुकसान हो जाएगा। मैं बीएसपी के साथ गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी जिसका जब अस्तित्व एक खास विचारधारा के अगेंस्ट हुआ, लेकिन अब वो ब्राह्मण सम्मेलन करने को मजबूर हो गई। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मुझे उनसे क्या मतलब, शुद्ध राजनीति करनी है, सबको करनी चाहिए। देखिए, जिस बीजेपी ने आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब की सब यात्रा निकाली, आज बाबा साहब के बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, तो बदलता रहता है अपने हितों के रक्षा के लिए, अपने झंडे को लागू करने के लिए। आपको लेकर नहीं, मुझे उनसे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक गठबंधन की बात कर रहा हूँ। तो गठबंधन तो मैंने बताया ना कि जिन दलों में आपसी तकरार रहती है उनमें भी हो जाता है। आज प्रदेश बचाने की बात है, आज देश बचाने की बात है, तो हम तो विरोधी विचारधारा के लोग भी एक साथ खड़े हो सकते हैं। यही एक सवाल ये है कि जब सब बीजेपी, सबका एजेंडा है बीजेपी को हटाना, तो सब साथ क्यों नहीं? नहीं, सबका किसका है? सारी पार्टी यही कहती है ना। अगर सरकार उनकी है इसलिए उनको हटा रहे हैं, किसी और की आती तो उसको हटाते। सरकार बीजेपी की है इसलिए सब लोग मिलकर बीजेपी को हटा रहे हैं, क्योंकि जनता बर्बाद हो चुकी है। तो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो। अच्छा, गजब की बात तो देखिए ना, मैं अभी आगरा से लौटा हूँ। अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, किसने की? किसी अपराधी ने नहीं, पुलिस ने। और ये कौन कहता है उनको करने के लिए? ठोको की राजनीति। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जैसा सिखाओगे वैसा ही होगा। अब तो आम जनता डरी हुई है, पुलिस पकड़ के जाए हत्या ना कर दे। आप देख लो, मनीष गुप्ता जी का मामला देख लो, या लखनऊ का मामला देखो। सबसे ज्यादा सीबीआई जांच कौन से प्रदेश की चल रही है मामलों में? वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। यहाँ बहनें, महिलाएं रात को 10 बजे निकल नहीं सकती हैं। तो ये आलम है, और इसको आप सुशासन कह लें, राम राज्य कह लें, कुछ कह लें, फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मांग रही है, और मेरा प्रयास रहेगा अच्छे और ईमानदार लोगों को मौका दिया जाए। अच्छा, उत्तराखंड पंजाब में लड़ेंगे आप? जी, दोनों जगह मेरी यूनिट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब? जी, उत्तराखंड भी, पंजाब भी, जहां जहां चुनाव होंगे हमने दल इसलिए बनाया कि लड़े। क्योंकि अब जो है ना, उनके भरोसे नहीं रहना है जो लोग लंबे समय से वादे कर रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर नौजवान बैठे हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी थी, क्या उन्होंने ऐसा देश, ऐसा प्रदेश मांगा था क्या कि ऐसा प्रदेश बने, ऐसा देश बने जिसमें तमाम तरह से हम सब सारी चीजों को छोड़ के। अब पिछली डिबेट में मैंने देखा, आप बुरा मत मानिएगा, अब बहन है, मैं कभी बहनों के सम्मान के खिलाफ नहीं जाता, पूरे उसमें पाकिस्तान, तालिबान। अरे भाई ये बताओ, उत्तर प्रदेश की बात करो ना, हिंदू मुसलमान करके क्या मिलेगा? ये तो एक थाली में रोटी खा लेते हैं। ये तो जाति कहां से पता लगती है? जाति कहीं माथे पे थोड़ा लिखी होती है। ये तो हम लोग बताते हैं चिल्ला चिल्ला के, हम लोग बात करते हैं, हम लोग छोटा बड़ा बताते हैं, ये जाति छोटा, ये जाति बड़ा। ठीक है, मेरी सहयोगी मेनका यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहती है। मेनका, स्वागत है। चंद्रशेखर जी, आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन सिस्टम को लेकर आपकी नाराजगी, सब कुछ नजर आता है, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि अगर बदलाव लाना है तो सिर्फ नाराजगी के जरिए नहीं ला सकते, सिर्फ दलित वोट बैंक से आप सत्ता में नहीं आ सकते, तो क्या रणनीति है? नहीं बहन, मैं कभी दलितों की बात करता ही नहीं, मैं पिछड़ों की भी बात करता हूँ। जातिवार जनगणना के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ। जब इस देश के मुसलमान परेशान थे, कोई खड़ा नहीं हो रहा था, सरकार कानून लाई थी, तब जमा मस्जिद से गिरफ्तार देने वाला मैं अकेला व्यक्ति था, निर्दोष। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, मैंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, और जब मुझे जेल भेजा गया तो जज साहब ने पूछा कि बताइए क्या भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, ये तो पता नहीं है। तो यहाँ निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। लंबे वक्त से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो संघर्ष आप जमीन पर कर रहे हैं वो सही दिशा में है, कहीं भटका हुआ तो नहीं है? नहीं बहन, मैं विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ खड़ा हूँ, माननीय काशीराम साहब को नेता मानता हूँ, और उनके लिए लड़ रहा हूँ जिनकी बात नहीं हो रही, जिनको पूछा नहीं जा रहा है। बाकी तमाम दल हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। मेरा तो प्रयास ये है कि देखिए, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी काम ना करे, हम लोग मांग करते इसको हटाओ, लेकिन जब अगर कोई नेता काम ना करे तो 5 साल में जनता करे क्या? दोबारा जाके चुनाव आए तो वोट दे, ये क्या बात है? हमें 1 साल के लिए, हमें जो है ना राइट टू रिकॉल लाना चाहिए हमें, कि भाई अगर विधायक की समीक्षा हो, काम नहीं कर रहा है, सांसद की समीक्षा हो तो हटाओ इसको, दूसरे व्यक्ति को लाओ। कोई जिम्मेदारी थोड़ा कि 5 साल वही बन के बैठेगा। जनता पे क्या विकल्प है? 5 साल बाद, इलेक्शन के बाद फिर दोबारा वोट दे किसी को, फिर धोखा खाएं। जो मैनिफेस्टो होते, इतने वादे होते सरकारें करती हैं, चुनाव से पहले बताओ कितने, कोई जवाब दे किसके, कौन पूरा करेगी? एक संविधान है, एक तरीका है सरकार बनने और सरकार के बदलने का, उस अमेंडमेंट भी होते हैं ना। केओस नहीं होगा इससे जी, केओस नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ,
सब चीजों पे कानून बनेंगे, सब चीजों को माध्यम बना के बनेंगे, सबका ध्यान रखते हुए बनेंगे। आप सोचिए ना, मैं यहाँ वादा करता हूँ कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये जो पूरा सिस्टम नहीं सुनिए ना, और ना दूं, और जनता ने सोच के वोट दे दिया कि भैया 2 करोड़ रोजगार देने वाले, अब जनता कहाँ जाए? देश के मिनिस्टर तो कह जनता के देते पास हैं अधिकार है ना अगली बार खारिज करने का। 5 साल इंतजार करे, क्यों? वोट का अधिकार ये अभी जो सब लोग दल कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम तो बाबा साहब ने दिया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया था ना संविधान में, और उसमें फिर अमेंडमेंट हुए ना, समय की जरूरत के हिसाब से होते हैं। अब जैसे एक घर है उसमें 5 लोग रह रहे हैं, उस समय वो घर ठीक था 10 साल पहले, आज उसकी लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, 20 लोग हो गए, तो उसमें थोड़े रहेंगे, थोड़ा चेंज करना पड़ता है और जरूरतों के हिसाब से करना पड़ता है। पहले हम लोग जो हैं अब हाईवे बन गए, पहले छोटे छोटे रोड थे उन पे भी चलते थे, अब जब चीजें बदल रही तो हाईवे पे भी चल रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जनता और प्रदेश के विकास के लिए जो होना चाहिए उस पर करना चाहिए, और उस पर सरकार और विपक्ष उनके विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हर हमें अमेंडमेंट होता रहे तो मूल रूप कहाँ बचेगा? मूल रूप की परवाह है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या मीडिया के लोगों को? किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसमें 3-4 लोगों के हाथ होते हैं। पहली वहां के नेता, दूसरे ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, तीसरे ठेकेदार, और चौथे मीडिया के लोग। अगर मीडिया के लोग अपना सही काम कर देना तो किसी की हैसियत नहीं गलत काम करने की। मीडिया अपना सही काम नहीं करती, मतलब आपको तो पूरा का पूरा देश ही पसंद नहीं है, संविधान निर्माता पसंद नहीं है, संविधान के जो लड़ाई लड़ी वो पसंद नहीं है, पूरा सिस्टम बदलने आए चंद्रशेखर आजाद, सबको आजाद कर देंगे? कौन कह रहा है? मैं तो बदलने ही नहीं दूंगा संविधान निर्माता जो संविधान लिखा किसी को बदलने। अरविंद केजरीवाल भी यही बोला करते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की ठेकेदारी मैं क्यों लूंगा? आप ये कह के कब तक नकारेंगे नए लोगों को? क्या कोई पुराने लोगों ने ठेका ले रखा है कि वो झूठ बोल बोल कर राजनीति करते रहेंगे? कब तक नकारेंगे कि नया आदमी आएगा, वो तो ऐसे अभी आज के समय में कह रहा कल नहीं करेगा? अरे मौका तो दो, जनता मौका देंगी। और मैं आप, लेकिन लोग तो आपकी बात का स्वागत करते हैं ना। तभी तो आपने भी तो तभी बुलाया, बताइए, वरना एक गरीब के बेटे कौन बिठाता प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को? तभी तो जनता प्यार करती है, स्वागत करती है। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, बहन सुनिए ना, एक सेकंड, मैं वचन देता हूँ, अगर हमारे शासन काल में अगर एक बहन के साथ गलत हो जाए, और क्योंकि ये घटना है, मानसिक रूप से लोग तैयार रहते हैं, अगर घटना करने वाला चैन से सो जाए तो मैं जीवन में राजनीति नहीं करूंगा, मेरी जबान है आज है। और आप खुद जाके निकल के देख लीजिए, और सत्ता में आने के बाद बहुत अंतर आ जाता है। तो जब पावर होगी तभी तो। आज मेरे पास क्या ताकत है? अगर किसी क्षेत्र में अन्याय पावर अत्याचार हो रहा है, या सेवा करनी है? मैं क्या कह रहा हूँ, पावर से तो सेवा होगी, कानून कहाँ से बनेंगे? अच्छा बताइए। पावर का मिसयूज भी होता है। हाँ, तो जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, इस देश का इतिहास, हजारों साल से हम लोग शिक्षा से तमाम तरह की चीजों से वंचित थे। संविधान आने के बाद अधिकार मिले। जो लोग खुद किसी से वंचित रहे हों, जिन्होंने भेदभाव झेला, जिन्होंने अपमान सहा, वो किसी का अपमान क्या करेंगे और वो पावर का मिसयूज क्या करेंगे? जिस दिन पावर हमारे बाबा साहब के हाथ में जब मौका आया तो क्या उन्होंने संविधान में किसी के साथ गैर बराबरी की? आप तो खुद इस बात के लिए गवाह हैं। नहीं करते, हमारे लोग ईमानदार न्यायप्रिय लोग हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमारे इसी मंच पर इमरान मसूद साहब भी आए और उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम सबके हैं। इसी मंच पर उनके बाद संजीव बालियान साहब भी आए, उन्होंने कहा कि स्वागत योग्य है अगर इमरान मसूद ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कहेंगे जय सिया राम? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे जय सिया राम कहने से उत्तर? सुनिए ना, पहले देखिए, फिर वही। जी बोलिए। मैं इसीलिए ना, मैंने अमीश भाई से कहा था कि महिला बहनों को मत बिठाना मेरे पास, क्योंकि मैं महिलाओं के आगे मजबूर हो जाता हूँ। एक माँ का बेटा हूँ ना, बहनों को वचन देता हूँ, कभी अपमान नहीं करता हूँ। लेकिन महिलाएं कमजोर भी नहीं है। कमजोर नहीं होती, लेकिन हमने कहा ना जैसे को तैसा, आप जैसा जवाब चाहती वैसा ही मिलेगा। चंद्रशेखर, तो मेरा एक मिनट बहन, एक मिनट, मैं इनको पहले कंफर्म करा दूं। मैं जिस धर्म को मानता हूं, मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानता हूं, और मैं पूरे जोर से जयकारा लगाता हूं। जो जिस धर्म को मानता हूं खूब जयकारा लगाओ। अगर इससे उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव होता हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, बदलाव काम करने से होता है, नारे लगाने से नहीं होता। और मैं कह रहा हूं आप 20 साल लगाओ। लेकिन आजकल हर कोई अपना तिलक दिखा रहा है, राम मंदिर जा रहा है, जय सिया राम कह रहा है, क्या ये बीजेपी की वैचारिक जीत नहीं है? नहीं, मैं क्यों कहूँ किसकी जीत है हार है? मैं तो नहीं जा रहा ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप मुझसे बात करें, जो लोग को कर रहे हैं उनसे पूछें, उनको अब उनको वोट चाहिए या किस तरह की बात है, ये उनका मामला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मुद्दों पे बात करें। भाई हम रोजगार पे बात करें, बताइए नौजवान परेशान है नहीं? 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने घोटाला किया है नहीं किया है? बताओ। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि भाई भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ, क्यों नहीं सरकार दे रही है? वो बच्चे, जिस प्रदेश के मुखिया के राज में 100 दिन लोग हड़ताल पे बैठते हो, ये नोएडा के लोग बैठे हुए हैं, आम नोएडा में,
नोएडा में जो भूमि अधिग्रहण हुआ था, नए जो नियम थे उसके अनुसार आज तक मुआवजा नहीं मिला। पूछ लो, सामने बैठे हुए लोग हैं यहाँ, रोज लोग हड़ताल करते हैं रोजगार के लिए। बताओ कोई नई इंडस्ट्री लगी हो क्या? कोई बुनियादी काम नहीं हुआ है और इसके लिए सरकार जय जयकार करती रही, जनता जवाब देगी। 2022 आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर आजाद जी, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और गुस्सा नहीं आया आपको, क्योंकि अपने गुस्से के लिए आजाद में आते हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, सताए हुए लोग हैं और अब हक अधिकार चाहते हैं। लड़ाई अधिकारों की है, लड़ाई किस पे गुस्सा करने की नहीं है, और मैं गुस्सा करने के लिए हुई नहीं। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत सोच के रखा होगा। मेरे बड़े भाई का नाम भगत सिंह है, तो वो देश के जो शहीद थे उनसे प्यार करते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने सुनाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चंद्रशेखर जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर बने रहें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन सर को। मोमेंटो प्लीज। चंद्रशेखर आजाद, सुना आपने, हर सवाल का बहुत ही तीखे अंदाज में इन्होंने दिया जवाब। तालियों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। और चंद्रशेखर आजाद, इनके गुस्से, इनके तेवर को तो आपने कई बार देखा है। इस बार पूरी रणनीति के साथ 2022 की जंग में उतरने का दावा कर रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इनका होने वाला है, उन लोगों का होने वाला है। के बयान और दावों का इकलौता शो, अपनी तकलीफ अपना राज। जनता की नब्ज टटोलने और जमीनी हकीकत समझने के लिए देखिए हमारा खास शो चुनावी ऑटो। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।